स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के जो टॉपिक है वो है सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर इसे कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये जो हमारा सीएफटी है, इसका जो प्रतिपादन है वो बेथे और बान ब्लैक ने किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे आयनिक क्रिस्टल के लिए किया, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। तो जो हमारे बेथे और बान ब्लैक हैं, इन्होंने सीएफटी का जो अध्ययन किया, उससे उसकी बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं कि उससे किस तरह उसमें जो हमारे डी आर्बिटल्स होते हैं उन्हें किस तरह हम ईजी आर्बिटल्स और टीटीजी आर्बिटल में डिवाइड करेंगे, और जो डी आर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम उनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। तो जब ऊर्जा उनकी समान होगी तो उन्हें हम डिजेनरेट आर्बिटल्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज सीएफटी। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसे संक्षेप में सीएफटी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेथे तथा बान ब्लैक ने आयनिक क्रिस्टलों के लिए किया, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके लिए उन्होंने उसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस जो आयनिक क्रिस्टल हैं, इन क्रिस्टलों के नाम पर ही इसका जो नाम रखा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो इनकी जो परिकल्पनाएं हैं तो हम देखते हैं एक एक करके इनको। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगांडों का संयोजन है। तो यहाँ इस सिद्धांत के साथ देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक केंद्रीय धातु आयन होता है, उसके चारों ओर विभिन्न जो लिगांड का संयोजन या विभिन्न लिगांड उस केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम संयोजन कहेंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पर देखते हैं ऋणात्मक लिगांडों, और ऋणात्मक लिगांड हमारे कौन से हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड और साइनाइड आदि। ये जो हमारे तत्व होते हैं वो क्या हैं, ऋणात्मक लिगांड हैं। तो आपको एक धातु होगी, उस धातु आयन से ये लिगांड तभी जुड़े रहते हैं। को ऋणात्मक बिंदु आवेश तथा उदासीन लिगांड हमारे कैसे हैं, जैसे कि ये वाटर है, ये अमोनिया है। तो उदासीन ये है कि इनके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। को बिंदु द्विध्रुव अथवा केवल द्विध्रुव कहते हैं। तो इनका क्या है, डायपोल मोमेंट इनका 0 होगा, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, डायपोल कहते हैं। द्विध्रुव को हम बोलते हैं डायपोल या पॉइंट डायपोल। संकुल निर्माण के समय ऐसे लिगांड केंद्रीय धातु आयन के समीप अपने ऋण आवेश वाले सिरे की ओर से पहुंचते हैं यदि लिगांड उदासीन है, तो वह केंद्रीय धनायन द्वारा ध्रुवित होकर ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारे उदासीन जो हमने लिया है यहाँ पर वाटर और अमोनिया, तो अमोनिया का जो संरचना है वो सीएफटी के अकॉर्डिंग इस तरह बनेगी और वाटर की संरचना इस तरह बनेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, जबकि यहाँ देखते हैं कि जो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे 2 लोन पेयर होते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है हमारा,
वैसे तो पूरा कंपाउंड ये उदासीन था, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है, किंतु ये क्या है कि जिससे जुड़ेगा जाके केंद्रीय धातु आयन से, तो वो मतलब ऋणावेशित सिरे की ओर से ही जुड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेटल है तो वो इस नाइट्रोजन से जाकर डायरेक्ट जुड़ेगा। अगर ये वाटर है, उदासीन है, अगर केंद्रीय धातु आयन से जुड़ेगा जाकर तो ऑक्सीजन जाकर उस केंद्र से जुड़ेगी। तो ये जो है हमारे दो उदासीन जो हमारे आयन है, वो लिगांड है, जो कि केंद्रीय धातु आयन से जाकर जुड़ते हैं। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इस सिद्धांत के अनुसार संकुलों में सहसंयोजी बंध नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि केंद्रीय धातु आयन के नाभिक तथा लिगांडों के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण के कारण शुद्ध आयनिक बंध बनता है। तो जो हमारे यहाँ पर संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पर सहसंयोजी बंध नहीं बनता है, किंतु जो केंद्रीय धातु आयन है, जो केंद्र में धातु आयन होता है, उसके नाभिक और लिगांडों के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण के कारण जो शुद्ध आयनिक बंध बनता है। तो आयनिक बंध पता ही है हमें, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन और जो लिगांड होते हैं उनके आयनों के बीच जो है आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है, ना कि सहसंयोजी बंध का। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगांडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि हमने देखा भी है कि जो हमारे केंद्रीय धातु आयन होते हैं और जो लिगांडों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। इसी के कारण ही जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल। तो इसी को हम आगे अभी देखते हैं। यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण धातु धनायन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले 2 समूहों में विभक्त हो जाते हैं। इन समूहों को ईजी तथा T2G समूह कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इससे हमने देखा कि जो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन, अब कोई एक मेटल लिया हमने जो केंद्र में है, उस केंद्र से जो जितने भी लिगांड जुड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉन और जो हमारे मेटल के इलेक्ट्रॉन आपस में जब पास पास आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। और वो जो प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा तो जो हमारे समान ऊर्जा के जो कक्षकें होते हैं वो भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम T2G और EG समूह कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो D हमारा वो कोष है, तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जो DXY, DYZ और ZX और DX² - Y² और DZ²। तो ये 5 हैं। तो पांचों को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि उनमें एक जो ऑर्बिटल्स होता है वो T2G ऑर्बिटल्स कहलाता है और एक क्या है, EG ऑर्बिटल्स कहलाएंगे या उन्हें समूह कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं DX² - Y² एवं DZ² कक्षकें या EG समूह। तो ये 2 कक्षकें जो होती हैं DX² - Y² और DZ², ये दोनों कक्षकें EG समूह या EG ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो आगे दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये DXY, DYZ एवं DZX कक्षकें या T2G समूह। तो जो D कोष है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसमें शुरुआत में मैं यहाँ पर एक बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा
ये डी कोष है, इसमें ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से ये दोनों यहां से यहां तक ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये हमारी कक्षिकाएं ये कहलाते हैं इजी समूह। इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इजी समूह। और ये जो यहां से यहां तक 3 कक्षिकाएं हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कक्षिकाएं T2 कक्षिकाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दो भागों में बांटी गई हैं, पहला और दूसरा। ये एजी समूह और ये T2 समूह कहलाते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, लिगांडों की संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर उनकी व्यवस्था के द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र का निर्धारण होता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, मुक्त धातु आयन में सभी 5 डी कक्षिकाएं हिरासित या हिरासत को बोलते हैं डीजेनरेट। और डीजेनरेट मतलब है यहाँ पर कि समान ऊर्जा की जो कक्षिकाएं 5 होती हैं उन्हें हम हिरासत कक्षिकाएं कहते हैं होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा समान होती है। संकुल निर्माण के समय लिगांडों द्वारा हिरासता समाप्त हो जाती है और कक्षिकाएं विभिन्न ऊर्जा वाले 2 समूहों में विभक्त हो जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी 5 डी कक्षिकाएं हैं तो उनकी जो ऊर्जा तो समान होती है, वह संकुल निर्माण के समय लिगांडों द्वारा इनकी जो हिरासता होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब कि जो समान उनकी ऊर्जा होती है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। कब? जब संकुल का निर्माण होता है। तो और कक्षिकाएं विभिन्न ऊर्जा वाले 2 समूहों में विभक्त हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर कक्षिकाएं विभिन्न ऊर्जा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कक्षिकाएं हैं वो ईजी समूह और T2 समूह 2 में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईजी कक्षिकाएं हैं उनकी ऊर्जा अलग है, मतलब कि ज्यादा होगी, जैसे टेट्राहेड्रल फील्ड है। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो इनकी जो ऊर्जा है अलग अलग क्षेत्र फील्ड में अलग अलग होगी। ईजी समूह और T2 समूह जैसे टेट्राहेड्रल में किसी कम किसी की ज्यादा, और इसी तरह ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि मतलब कि इन कक्षकों की ज्यादा होगी और इनकी कम होगी। इस तरह क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो ये समझाता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि भिन्न मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाती है, या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगी। और जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं वैसे तो वो जब एक ही शेप में होंगे, एक ही कोष के 5 ऑर्बिटल जब होते हैं तो ये क्या होते हैं कि उनकी ऊर्जा समान होती है। और जैसे जैसे उनके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या संकुल का निर्माण जैसे होता है तो उनकी जो हिरासता होती है वो समाप्त हो जाती है और वो भिन्न भिन्न भागों में टूट जाते हैं। तो उन्हें हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ये इजी समूह कहलाएगा। और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स ये T2 समूह में 2 विभक्त हो जाते हैं। तो जिस तरह हमने पूरा यहाँ पर CFT का आज अध्ययन किया हुआ है तो इसे हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे और कंटिन्यू आगे रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।